आदाब, नमस्कार, सलाम। मेरे साथ आज हैं अल्तमश गाजी साहब। आपने हमारे बिहार लोक संवाद .net में इससे पहले एक और यूपीएससी के जो कामयाब स्टूडेंट थे, उम्मीदवार थे, उनकी बात सुनी थी। आज हम अल्तमश गाजी साहब से बात कर रहे हैं। इनकी रैंक है 282 और ये इनकी दूसरी कोशिश थी। तो हम इनसे शुरुआत बात की इससे इस तरह से करेंगे आज की बात की कि अल्तमश साहब, आपको ये जानकारी कब मिली कि आपका 282 रैंक है? बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे यहाँ पे जो अपने एक्सप्रेस करने के लिए। और जो रिजल्ट की बात है वो 24 सितंबर को आया था। तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, तो मेरा एक फ्रेंड है वो वहाँ बैठा था, उसने डाउनलोड किया और फिर देखा और फिर बताया। तो फिर सब लोगों को बहुत खुशी हुई और फिर बातें आगे बढ़ी। कहाँ की लाइब्रेरी में बैठे हुए थे आप? मेरा ताल्लुक है जमदर्द हमदर्द स्टडी सर्किल से। तो वहाँ पे पिछले 2 साल से जी तो वहीं थे बैठे थे। क्या वक्त रहा होगा वो? शाम के 6:30-7 बजे थे। अच्छा, फिर सबसे पहले आपने ये जानकारी किससे शेयर की? सबसे पहले जाहिर सी बात है घर फोन लगाया पापा को। अच्छा, और फिर पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे अभी रिटायर्ड हैं, असिस्टेंट टीचर थे हाई स्कूल में। अच्छी बात है। कहाँ घर है आपका? घर मेरा हुआ समस्तीपुर। वैसे आबाई घर जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ऐसे समस्तीपुर में है, धर्मपुर में। अच्छी बात है। तो समस्तीपुर में आपकी पढ़ाई कैसे शुरू हुई? कहाँ से किस क्लास तक वहाँ पढ़ाई की आपने? समस्तीपुर में शुरुआत से नर्सरी से लेकर 12th तक पूरा एक ही स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में ही यहीं पढ़े। और तो और बीच में तैयारी करने, फिर 11th-12th में जेई की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे। उसके बाद जो है बनारस में आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो आपने जेई की जो तैयारी की तो आपका पहले अटेम्प्ट में हो गया या 1 साल आपने ड्रॉप लिया था? नहीं, तैयारी करना पड़ा था जी, ड्रॉप लिया था। अच्छा, तो फिर आपने 4 साल पढ़ाई की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो आपका ये जहन उसी वक्त बन गया था कि यूपीएससी में जाना है, या जब आपका कोर्स पूरा हो गया तब फिर आपने कोई नौकरी वगैरह भी की? नहीं, लास्ट 3rd ईयर के लास्ट में जहन बन गया था। जो देख रहे थे आसपास के जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, बाकी लोग जो नौकरी में जा रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, और फिर सीनियर्स ने क्या एडवाइस दिया, और फिर अपना खुद से दिल में आया कि जो है जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है लोगों को दोबारा मदद करने के लिए, तो उसमें कंट्रीब्यूट किया जाए, सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जाए, ये ज्यादा अच्छी जो है कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये सोच करके सिविल सर्विस ज्वाइन करने का। और इसके बाद आपने फैसला किया कि सिविल सर्विसेज, तो आपने एक तरह से 3rd ईयर से शुरू अपनी तैयारी शुरू कर दी थी? 3rd ईयर में सोचा, 4th ईयर में क्या होता है कि प्लेसमेंट का सीजन होता है और हर तरफ जो है लोगों की नौकरियां लगती हैं, तो सिर्फ पार्टी होती है। तो सोचा तो था कि हाँ बहुत पढ़ के उस अटेम्प्ट देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर 4th ईयर के बाद जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में 18 से 19 वहां थे 6-7 महीने। उसके बाद अटेम्प्ट दिया तो उसमें हुआ नहीं, फिर जामिया हमदर्द स्टडी सर्किल में था, फिर वहां से अटेम्प्ट दिया, तो ये रिजल्ट। तो जब आपने ये सोचा कि आपको ये इस यूपीएससी में जाना है, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे तय किया कि क्या लेना है आपको और क्या लिया आप? हाँ, तो ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग नहीं लेते हैं, तो सोचा कि भाई क्यों नहीं लेते। मेरा तो पॉइंट बहुत अच्छा था, यानी कि इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ाई की थी, तो सोचा कि इंजीनियरिंग ही लेते हैं। लेकिन फिर सीनियर्स ने कहा कि हो तो जाएगा, लेकिन जब रिवाइज करने के टाइम आएगा तो बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, रिवाइज करने में टाइम लगता है। तो तुम ऐसा कोई सब्जेक्ट लो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो तुम्हारे लिए, नया हो, तो बोरिंग भी ना हो, तो कुछ टाइम तक पढ़ सको और रिवाइज करना आसान हो। तो फिर देखा तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब काफी लोगों ने रिकमेंड किया। तो और कॉलेज में क्या होता है, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज होते हैं, तो उसमें हमने खुद किया हुआ था सोशियोलॉजी का कोर्स, तो देखा उसको, तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आता था। तो फिर सबने कहा कि हाँ ठीक है, इसका सिलेबस भी ठीक है और जो है जल्दी रिवाइज हो जाएगा, तो यही ले लेते हैं। तो आपने सोशियोलॉजी की पढ़ाई अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ भी की थी?
हाँ, वहाँ पे क्लासेस होते थे, हर सेमेस्टर में एक कोर्स होता था अच्छा जो अच्छा। कि ह्यूमैनिटीज का होता था। और आपने इसकी तैयारी के लिए क्या किया, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपने? प्रीलिम्स की तैयारी जो है उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स तो जो है वो सबको पता होते हैं सोर्सेस क्या क्या है। जी तो जी। वो सोर्सेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कम चीजें पढ़ना और उसको बार बार रिवाइज करना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे ज्यादा चीज जो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी का जो तरीका है, कैसे सवाल पूछते हैं, एग्जामिनर की थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो वो तभी पता कर सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस ये सबसे ज्यादा जरूरी है आफ्टर सिलेबस। उसके बाद आप जो चीजें रिवाइज कर रहे हैं कंप्लीट करके, तो चीज सिलेबस कंप्लीट करना है बेसिक बुक से और उसको रिवाइज करते रहना है लगातार। बस बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक ही चीज को रिपीट करते रहना है, उसके बाद इंशाल्लाह जरूर होगा। तो आपने दो बात बताई कि एक तो जो बुक्स हैं आमतौर पर मिलती हैं उसके लिए, और जो रिकमेंड की जाती है खासकर एनसीईआरटी की वगैरह की, और दूसरी जो आपने ज़रूरी बात बताई वो कि ये कि यूपीएससी का लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहिए। तो ये सब ऑनलाइन मिल जाती है, मिल जाता है प्रीवियस ईयर हाँ का हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल, यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है अच्छा, वेबसाइट के ऊपर सारे मिल जाता सारे है। क्वेश्चन। जी जी जी। जी। आपने जो पहली बार इम्तहान दिया इसका और दूसरी बार दिया, तो पहली बार में आपने क्या चीजें सीखी जो दूसरी बार में उसका फायदा हुआ आपको? यही सबसे ज्यादा यही सीखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखा था पिछली अच्छा। बार जो पहली बार दिया था। हम्म। तो सिर्फ सिलेबस पढ़ा और रिवाइज किया तो पहली और बार में थोड़ा आपका ओवर प्रीलिम स्टिक। क्लियर नहीं हो पाया था क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। तो हाँ, आपने ये एक चीज सीखी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको ज्यादा बनाना चाहिए। कोई और दूसरा जी जी जी। आपका तजुर्बा उससे हुआ जिसका आपने फायदा उठाया अपने दूसरे अटेम्प्ट में? हाँ, थोड़ा एटीट्यूड में चेंज करना पड़ा, जी। थोड़ा अंडर एस्टिमेशन कर लिया था एग्जाम का। क्योंकि लगता अच्छा। है अगर आप कभी कभी देखेंगे उसको लगेगा कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव ही है, और थोड़ा मतलब बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं होते हैं, और आपको लगता है कि हाँ भाई आपने बहुत बड़ा कंपटीशन जेई निकाला हुआ है तो आपको आइडिया है कि कैसे ऑब्जेक्टिव करते हैं। लेकिन ये एग्जाम बहुत लेवलर है। हम्म। आप चाहे किसी बैकग्राउंड से आते हो, आप जेएनयू से हो, डीयू से हो, इंजीनियरिंग आईआईएम कहीं से भी, आपको हार्ड एफर्ट पुट करना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जाम निकालना मुश्किल है। तो यही ओवर एस्टिमेशन खुद का कर लिया था पहली बार में, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो ये बहुत जरूरी इसका था फायदा एनालिसिस आपको करना। हुआ दूसरे तजुर्बे में आपके? अच्छा, आप ये हमको बताइए कि जेई का जो आपने इम्तिहान दिया था उसकी तैयारी और इसकी तैयारी में क्या फर्क आपको लगता है? क्योंकि जेई भी बहुत मुश्किल इम्तिहान है, कोई आसान जी इम्तिहान जी तो है नहीं। दस जी लाख जी लोग जी जी। देते हैं, उसके बाद उसमें 1-1.5 लाख लोग छटते हैं, फिर उसमें 10-12 हजार लोगों को लिया जाता है। तो वो भी काफी मुश्किल इम्तिहान है। तो लेकिन फर्क क्या दोनों में आपको लगा, आपके अपने हिसाब से? फर्क क्या है कि वो ये एग्जाम जो है यूपीएससी का एग्जाम, तो जो तीन अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जी। वहां पर क्या है, वहां जो स्टेज है मेन जे एडवांस, रिक्वायरमेंट सेम ही है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप सवाल बना पाएंगे, एप्लीकेशन कर पाएंगे। हम्म। यहाँ पे क्या है कि जब आप प्रीलिम्स में है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, मेंस में है तो आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो आपके आसपास चीजें अवेयरनेस होती है उसको आप कैसे समझते हैं, उसके बारे में आप क्या जो है धारणा बनाते हैं, उस वो सब चीजें। और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनकी पर्सनालिटी डेवलप ना हो और जो है वो एक फिक्स्ड सिलेबस का को पढ़ करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला लें तो वो यही कर सकते हैं। लेकिन आपका आपके आसपास का अवेयरनेस और ओपिनियन ये सब डेवलप ना हो और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप ना हो तो यूपीएससी में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, जब एक बार आपका प्रीलिम हो गया तो मेंस की तैयारी के लिए आपने क्या प्लानिंग बनाई, कैसे कैसे किताबें ली आपने? जहाँ पे रह रहे थे हम स्टडी सर्किल में, जी। तो वहाँ पे काफी सारे सीनियर्स थे। उनसे पूछा कि जो जिन्होंने कंप्लीट किया था पहले, कि आप कैसे कैसे मेंस की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने चीजें गाइड किया कि देखो पहले एक एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाना शुरू करो, ऑप्शनल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो। तो सबसे ज्यादा ऑप्शनल को इम्पोर्टेंस दिया, 3 महीने लगभग होते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 महीना ऑप्शनल, बाकी 1.5 महीना जो है आंसर राइटिंग और सिलेबस कंप्लीट। तो असल में लोगों ने पहले ही कह दिया था सीनियर्स ने कि स्प्रिंट से पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो क्योंकि बाद में मुश्किल होती है, तो सिर्फ बाद में आंसर राइटिंग करेंगे। तो वैसे ही किया और बाद में आंसर राइटिंग की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया।
अच्छा, ये आंसर राइटिंग पे बहुत हम देखते हैं यूपीएससी के और भी लोगों से, बीपीएससी के लोगों से भी मैंने बात की, तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है। इसमें क्या खास बात है जो बाकी इम्तहान से अलग है? आप तो ग्रेजुएशन लेवल का ये है, ये क्राइटेरियन तो इसका ग्रेजुएशन है, तो उसी के लिहाज से क्वेश्चन आता है। लेकिन जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं और जो यहाँ इम्तहान देते हैं, दोनों के क्या फर्क है लिखने में? क्या प्रॉब्लम ये है कि बेसिक फर्क ये है कि यूनिवर्सिटी में जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको पास करना है। तो आप 50% 60% मार्क्स ला लेते हैं तब भी आप सक्सेसफुल हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जो लिख रहे हैं वो स्टैंड आउट करना चाहिए बाकी लोग जो कुछ और लिख रहे हैं। तो अगर आप कुछ अलग लिखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप सब्जेक्टिव आंसर्स को अलग कैसे बनाएं। तो ये बहुत भारी, बहुत टफ काम हो जाता है। जैसे कि अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे अपने आर्गुमेंट को जो है सब्सटैंशिएट करने के लिए डेटा, रिपोर्ट्स और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के केसेस, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये सब इनपुट करना पड़ेगा अलग से। कुछ अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा, कुछ अलग से कुछ कोट करना पड़ेगा। तो ये सब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वहां तो बस पास करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ओपन एंडेड सवाल आता है कि किसी चीज का डेफिनेशन है और उसके टाइप्स बताइए और उससे क्या क्या एडवांटेज वगैरह है। यहाँ क्या है, यूपीएससी में एकदम एप्लीकेशन बेस्ड और एकदम टू द पॉइंट सवाल आता है। और आपके पास वक्त कम होता है और पेज लिमिटेड होता है कि 3 ही में लिखना है, 4 ही में लिखना है। तो अब आप एक जरा भी इधर उधर करते हैं, अगर आप डाइग्रेस करेंगे टॉपिक से, तो फिर बाकी लोग तो एकदम टू द पॉइंट लिख रहे हैं। तो आपसे जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखना होता है, और उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए काफी सारी चीजें जोड़नी होती है। तो ये काफी अलग है यूनिवर्सिटी एग्जाम से। आप जब एग्जाम अपना देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या ये बात रहती है कि मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, या मेरा प्रीलिम इस तरह से गया था, या फिर आप एकदम आजाद होके जाते हैं एग्जाम देने, या कैसे जाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा जेई वगैरह में कि एक पेपर ठीक हो गया, दूसरे पेपर में घबरा गया, तो यार इस तरह से होता है। हाँ, तो जेई में फिर भी 2 पेपर है, यहाँ तो आपको मेंस में 9 पेपर लिखना होता है, तो एक एक करके। तो इसमें बिल्कुल पास्ट का बैगेज एकदम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपका मेंस में भी पहला पेपर जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक खराब गया हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे का देखिए कि बाकी में आप क्या करते हैं। अगर आपने तैयारी की है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आगे आ जाता है तैयारी करने के बाद। उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना होता है, चाहे अब जो हो। क्योंकि मेरा मानना है कि आप बस एफर्ट लगा सकते हैं, रिजल्ट तो भाई ऊपर से आता है, अल्लाह ताला खुदा का दिया हुआ। तो आपका एफर्ट जो आप कर सकते हैं, निष्कर्म काम जो गीता में भी है कि आपको जो है फल की चिंता नहीं करना है, आपको बस अपना काम करना है। तो हम लोग मेहनत आपने किया है प्रीलिम्स के लिए, जो है मेंस के लिए, पहले क्या हुआ था उसको छोड़ देना है। आपने मेहनत की है तो वहां जरूर कामयाबी मिलेगी, ये सोच के एग्जाम देने जाना होता है। और आपका रूटीन क्या रहता था? अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई टॉपर का रूटीन क्या रहता है, कितने बजे जगना, कितने बजे सोना। कुछ लोग देर रात तक पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग सवेरे पढ़ना चाहते हैं, आपका रूटीन क्या था? हाँ, तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका अलग अलग होता है। बहुत लोग आपका क्या रात वाले होते हैं, बहुत लोग सुबह वाले होते हैं। मेरा सुबह वाला है। अच्छा। हम लोग मेरी आदत रही है कि 10, 11, साढ़े 11 तक सोना, फिर फजर के वक्त उठना, तब से जागे रहना। और इंटरव्यू में क्या हुआ फिर? इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आता है आपके? कुछ ऐसा सवाल आया जो आपको मुश्किल लगा हो? हाँ, मुश्किल तो लगता है। मतलब हाँ, बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज जरूर पूछी जाती हैं जो आपको थोड़ा झिझोरे, और वो चीजें आप कहें जो मतलब आपके असली पर्सनालिटी को झलकाता हो। तो मेरे से पूछा गया था कि जब जम्मू कश्मीर में 370 रिमूव हुआ था तो समस्तीपुर में रिएक्शन क्या था। अच्छा। ये थोड़ा सा तो आप उस वक्त समस्तीपुर में थे? अचानक से आया हुआ सवाल। नहीं थे। अच्छा। तो ये कहना पड़ा कि सर नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ तो पता चला होगा तो वो बताना था। तो ये थोड़ा सा अचानक से जो है सवाल ऐसा था। बाकी बहुत सारे कंसर्न्स पहले से लोगों ने कहा था कि भाई तुम दाढ़ी रख के जा रहे हो, कुछ जो है अच्छा, बायस हो सकता है। आपने दाढ़ी की बात की, दाढ़ी के बारे में भी कुछ सवाल हुआ क्या आपके? जी नहीं, दाढ़ी की बात सवाल कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मानना यही था कि वो लोग वहां पे इतने बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं, उनको मेरे ख्याल से जब उनको भी पता आर्टिकल 25 क्या है, तो रिलीजियस फ्रीडम तो है,
तो मेरे ख्याल से कोई फर्क तो नहीं एक पड़ना चाहिए, सवाल तो वैसे ही आपका ये था कि धारा 370 हटाने का रिएक्शन समस्तीपुर में क्या था। इसके अलावा भी कोई और सवाल इस तरह का था जो आपको लगा अच्छा ये सवाल तो हम तैयार करके नहीं आए थे, ये भी पूछा गया आपसे? नहीं, बाकी लगा कि बाकी मेरे डैफ से ही था। अच्छा जो है कास्ट सिस्टम, बीएचयू बनारस, पंडित अच्छा मदन मोहन मालवीय, ये सब अच्छा। सब सब जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहीं से था। और कुछ बिहार के बारे में भी सवाल हुआ आपसे, बैकग्राउंड के बारे में? जी जी, क्या हाँ हाँ, था? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार यूपी में जो है डेवलपमेंट की कमी क्यों है, ये तो एकदम क्लीशे सवाल है, हमेशा हर बिहार हमेशा और पूछा यूपी वाले जाता से है। ज्यादातर पूछते हैं। जी जी। और फिर बिहार, सॉरी, समस्तीपुर में स्पेशली रेलवेज का क्या इफेक्ट रहा है, तो उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या हुआ, और फिर और विमेन सेफ्टी कैसे बढ़ाएंगे बिहार में, ये सब बातें थी। तो आप अपना वो शेरवानी पहन कर गए थे या पैंट शर्ट पहन के गए थे, कैसे गए थे? मैंने आपको शेरवानी में भी देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, शेरवानी नहीं, सूट फॉर्मल है अच्छा, अटायर, फॉर्मल वही पहन के कपड़े जाना। पहन के गए जी 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 जी। थे। और आपका आखिरी सवाल क्या था इंटरव्यू में, याद है आपको? हाँ, आखिरी सवाल था वो निर्भया फंड के बारे में। तो जो अच्छा, निर्भया एक्ट गवर्नमेंट ने लाया था, तो वो फंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो तो वही आपने आखिरी क्या बार उसका पूछा मुताला गया। किया था वो तो इन्होंने निर्भया कहा फंड के बारे में? जी जी, ये सब तो पढ़ना ही होता है, करंट अफेयर्स में, स्कीम्स में आ जाता है, तो ये पता था। अच्छा, स्कीम्स वगैरह में आती है चीजें, इसलिए पढ़ के जाना पड़ता है। चलिए, बाकी तो सब लोग सलाह देते हैं, आप कुछ अपनी तरफ से सलाह दीजिए उन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि हर हर आदमी आपसे सवाल पूछेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या बताते हैं? अगर दो तीन आप खास खास बात बताना चाहेंगे, क्या तैयारी अगर करना है तो ऐसे करना चाहिए? सबसे पहले एग्जाम को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे सही। आप किसी भी जो है बैकग्राउंड से आ रहे हो, एग्जाम को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी एग्जाम आपको रिस्पेक्ट देगा। सही। और दूसरी बात, मेंटर बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोचिए कि आप अकेले ही आप चीजें समझ रहे हैं कि कैसे होता है। जो भी सीनियर है, जिसने ये एग्जाम क्रैक किया हुआ है, या फिर कुछ एक भी स्टेज प्रीलिम्स किया है, मेंस किया है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप वहाँ आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन जानिए, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग लिखा हुआ है। और जो दो तरह के लोग हैं, एक यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो खुद क्रैक नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन वो बहुत एडवाइस देते रहते हैं, वो एडवाइस नहीं सुनना है। जिन्होंने किया हुआ है उनकी बातें सुनना है। वैसे मेंटरशिप बहुत जरूरी होता है, ये अगर आप इनकलकेट करेंगे अपने तैयारी में तो बहुत फायदा होगा। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ाई करने के तरीके में है। नोट्स अपना खुद बनाइए, और जो रिवीजन का तरीका है, कम चीजें पढ़िए, उसको बार बार जितनी बार रिवाइज कर पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिस्बत की ज्यादा चीजें ज्यादा जो है सोर्सेस से पढ़ा जाए। तो आपका 282 रैंक है अभी है, और आप इससे मुतमईन नहीं है अभी। अगर आप इसी पे ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कौन सी सर्विस मिलेगी अभी? जनरल कैटेगरी में आईआरएस मिलेगा, रेवेन्यू सर्विसेज। अच्छा, चलिए, तो आपको 10 तारीख को आप लगता है प्रीलिम फिर देना है? इस 10 को तो मुश्किल है देना, अगली अच्छा बार देख रहे हैं, अच्छा, आप क्योंकि इस अभी बार ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें अभी उसके ट्रेनिंग बाद। ज्वाइन जी कर लेंगे। ठीक है, बहुत जी शुक्रिया। जी। आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछेंगे, आपकी वालदा का क्या रिएक्शन, क्योंकि हम लोग सबसे कम वालदा के बारे में सवाल पूछते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा तो एक्सपेक्टेड था उनको भी, लेकिन फिर भी जब कहा हमने, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, दुआएं दी आपको तुमने उन्होंने। जो है मेहनत की थी, तो उसका फल मिलना ही चाहिए था। तो ऐसे उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। और हाँ, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था हमेशा से। अगर कभी लगता था, डाउट होता था कि होगा नहीं होगा क्या होगा, तो अम्मी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। वो कहती नहीं भाई, जो करेगा अल्लाह ताला उसके साथ जस्टिस करता है, वो जरूर मिलेगा। अल्तमश साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपकी और आपकी वालदा की, आपके वालिद की ख्वाहिश पूरी करे, और अगली बार आप इससे बेहतर रैंक लाइए, ताकि हम फिर उस वक्त भी इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि बहुत हमारे बहुत दर्शकों को शुक्रिया, आपका इनसे भी जो बहुत बहुत जानकारी शुक्रिया। हासिल की है, जो जानकारी इनसे मिली है, उसका जरूर लाभ उठाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे आगे की तैयारी के लिए। आपसे इजाजत लेते हैं।